चालू हो गया? हेलो हेलो हेलो। यस सर। हेलो। आप लोग यस सर। सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। चलिए जी सर, सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो मैंने अभी ये स्क्रीन शेयर किया है, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो लिखा यस सर। हाँ, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने बात की थी और आप लोग जो इस पे डिस्कशन किया था, तो मोस्टली पिछले वीक जो हम लोगों ने किया था वो इंग्लिश में था। तो चूंकि हम आप लोग जो है सो पूरे हिंदी मीडियम के हैं, तो इसीलिए ये हिंदी में हमने पूरा करके करंट अफेयर्स जो है आपको वो आज हिंदी में आपको हम देंगे, उसका मटेरियल भी हिंदी में ही हो, ठीक है। हेलो। तो आज जो मेन जो मुख्य पॉइंट है वो आपको पहले डिस्कशन कर देंगे, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या करंट अफेयर्स, ये भी मार्च का ही है। तो इसमें है इंडियन ओशन कमीशन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इंडियन ओशन कमीशन क्या है और भारत को पर्यवेक्षक का इसमें दर्जा मिला है। उसी तरह से ARCI ने आपदा प्रबंधन के लिए पॉलीमर इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन ईंधन सेल विकसित किया। ये पॉलीमर इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन ईंधन सेल जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। उसी तरह मार्च महीने में नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। हम जानेंगे कि ये सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से थे। उसी तरह एक जीवन कौशल कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। उसी तरह से स्टेट ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट यानी स्वतंत्रता की स्थिति पर अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। हम देखेंगे कि ये रिपोर्ट में क्या बातें थी, हम इसकी फाइंडिंग क्या थी, इसमें क्या क्या तत्व सामने आए थे। उसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय नदी जोड़ने की जो परियोजना है उसके लिए, जिसको नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी नामक एक प्राधिकरण, एक अथॉरिटी का इस पे एक अथॉरिटी गठन किया गया, एक प्राधिकरण गठन किया गया इस पे। तो ये मुद्दे हैं और फिर उसके साथ ही और ये तो इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो आपको बताते हैं कि ये 5 हाँ, उसके बाद जो अन्य न्यूज है, नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है कैंसर और जीन चिकित्सा यानी जेनेटिक थेरेपी और कैंसर के संबंधित मुद्दे। एक नेचर पत्रिका आप लोग जानते होइएगा, साइंटिफिक, उसमें ये प्रकाशित हुआ था और इसमें क्या क्या तत्व आए कि जीन का किस तरह से कैंसर से लिंक्ड है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से जो अभी हाल फिलहाल में आया था महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें, तो पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों में महिलाओं की भूमिका पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसी तरह महिला उद्यमी सशक्तिकरण 2020 हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस होता है, तो महिलाओं के बारे में जो हुआ था उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। किरण योजना क्या है, तो ये सब मुद्दा जो महत्वपूर्ण मार्च का था
मार्च का ही ये सेकंड पार्ट में हम लोग पिछले लेक्चर में भी जो हमने बताया था आपको, वो मार्च का ही था। करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स का ही मार्च का ही है। ये अभी जो हमारा चल रहा है ये पूरा करंट अफेयर्स ही है। इसमें इंटरनेशनल मुद्दे भी होंगे आपको, और अन्य जो सोशल इकोनॉमिक सारा मुद्दा हम लोग इसमें गठित करेंगे, मतलब इसमें हम चर्चा करेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं कि इंडियन ओशन कमीशन में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला, ये है क्या और इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो पश्चिमी हिंद महासागर के समूह हिंद महासागर आयोग, जिसको इंडियन ओशन कमीशन या आईओसी कहा जाता है, उसमें भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। प्रमुख बिंदु इसमें अगर हम देखें तो भारत जो है पर्यवेक्षक के तौर पे इसमें 5वां देश है, यानी 5th देश है। ये जो आयोजित की गई थी ये बैठक, ये 6 मार्च को आयोजित की गई थी सेशेल्स में, और सेशेल्स में आयोजित की गई थी, और इसी में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। भारत के अतिरिक्त अगर इसमें हम देखें तो चीन, उसके बाद फ्रेंच पोलिनेशियन संगठन, यूरोपीय संघ, माल्टा, इसके अन्य पर्यवेक्षक है। यानी भारत 1 हो गया, चीन 2 हो गया, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय फ्रेंच फ्रकोनी संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक पर्यवेक्षक है। उसके बाद यूरोपीय यूनियन है, वो भी पर्यवेक्षक है। माल्टा भी इसके पर्यवेक्षक है। तो इन्हें वर्ष 2017 में इन सबको, यानी भारत के अलावा जो ये सब है, इनको 2017 में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ। अब भारत जब पर्यवेक्षक बना तो इसमें महत्व क्या है भारत का, यानी पर्यवेक्षक बनने का इसे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, जो हम इसको याद रखें या सिविल सर्विस के लिए जरूरी है। तो इस समूह का अगर पर्यवेक्षक का दर्जा मिलने से भारत जो है पश्चिमी हिंद महासागर में भारतीय हितों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, पश्चिमी हिंद महासागर की भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो देश शामिल है पश्चिमी हिंद महासागर। अगर आप तो अगर आप मैप देखें अफ्रीका का, तो अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो टोटल पश्चिमी हिंद महासागर में आता है। अगर वर्ल्ड मैप अगर आप देख लें, ये आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? हेलो, यस सर, दिखाई दे रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। एक मिनट, इसका ये क्या एक टेक्निक में कर दिए हैं, समझ में नहीं रहा, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये अब ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है? सर फिजिकल मैप है ये, फिजिकल मैप है ये। तो इसमें देखिए ये पश्चिमी हिंद महासागर, ये वाला पोर्शन जो है ये पश्चिमी हिंद महासागर, वैसे इसमें उल्टा दिखाई दे रहा है। समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। हेलो सर बहुत दूर है। ये दूर में दिखाई दे रहा है। एक मिनट आप आइए तो थोड़ा सा, जैसे इसमें मेरा फिगर नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी फोटो तो हम कैसे मतलब कोई चीज शेयर कर, सिर्फ यही दिखाई दे रहा है सर। सर हमारे पास समझ गया सर, वैसे कोई नहीं। ये हेलो, हाँ सर समझ गए। चलिए आगे। पहले यहाँ आता था ना पिछले बार। हाँ,
चलिए तो हिंद महासागर सर माइक बंद कीजिए, आवाज में दिक्कत आ रही है। हाँ सही बात है, एक मिनट सबका म्यूट कर दो, वो मैसेज होगा उस हिसाब से होगा। सर पर्यवेक्षक का मतलब ये ऑब्जर्वर होता है ना? हाँ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ओके सर। अब तो क्लियर आवाज आ रहा होगा। तो अब हम लोग ये पर्यवेक्षक के बारे में करेंगे, और अभी हम जैसे इंडियन ओशन के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग जो करंट अफेयर्स बन रहा है या जो हम आपको लिखा रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी थोड़ा सा जब आप सिविल की तैयारी करते हैं तो आप अपने अंदर भी इसमें कुछ प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हिंद महासागर का इतना महत्व क्यों है, या इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा। तो जब हम लोग लास्ट में जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसमें आप लोगों की और क्लियरिटी होगी। तो इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन का जो पश्चिमी पार्ट है, जो पूर्वी अफ्रीका के तट से लगता है, वो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे कि इंडियन ओशन कमीशन के विषय में, कि इंडियन ओशन कमीशन है क्या। तो इंडियन ओशन कमीशन की स्थापना 1982 में हुई थी मॉरिशस में। अ, 1982 में मॉरिशस में हुई थी, और 1984 में ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, यानी संस्थागत रूप इसको दिया गया बाकायदा, जिस तरह से एक आप कह सकते हैं। तो इस संगठन में 5 देश हैं, यानी ये तो इंडिया ऑब्जर्वर था, लेकिन इस संगठन के कंट्रीज कौन कौन है वो है, लिख लीजिए आप लोग, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस और फ्रेंच रियूनियन। ये सब जो आप देखेंगे पूर्वी अफ्रीका के तट पे पश्चिमी हिंद महासागर में ये सारे देश छोटे छोटे द्वीप समूह है स्थित है। तो ये आपका इंडियन ओशन कमीशन के बारे में हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि अब आप लोग एक सवाल नोट कर लीजिए, इसको हम लोग लास्ट में आप लोगों को क्लियर कर देंगे, कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि एशिया पैसिफिक, ठीक है, और इंडो पैसिफिक। तो एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में क्या फर्क है, इस पे हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एशिया पैसिफिक का क्या डिफरेंसेस है और इंडो पैसिफिक में क्या डिफरेंसेस, यानी एशिया प्रशांत और हिंद प्रशांत, हिंद 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 प्रशांत है, एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक में क्या फर्क है। तो आगे चलते हैं। तो ये ARCI जो है, इसने जो आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल का यूज किया, यानी फ्यूल सेल जो होता है मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, PEMFC। ये आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, स्क्रीन शेयर है ये, तो ये स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, इसको देख के आप लिख सकते हैं। अब इसको जो ये एडवांस रिसर्च ऑफ पावर मेटरोलॉजी एंड न्यू मटेरियल, ARCI का फुल फॉर्म ये है। ये इसमें हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है, इसका इन्वेंशन जो भी सेल को बनाया है। तो इसकी विशेषता क्या है, यानी इसके मुख्य बिंदु हम लोग क्या क्या है, वो देखिए। ये पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन सेल जो है, ये एक विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन प्रणाली में प्रयोग किया जाएगा। यानी जैसे आप जानते हैं, जब भी कोई आपदा होता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि भूकंप आया या बाढ़ आया या तूफान आता है, तो सबसे पहले वहां की बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है। तो उस ये जो फ्यूल सेल होगा, ये छोटे छोटे, इसको विखंडित रूप में हम लोग विकेंद्रीकृत बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। तो ये इसमें उसमें काम आएगा। ईंधन सेल प्रयोगिक क्षेत्र में गहन अनुसंधान और विकास की कोशिश के जरिए इसको सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी चेन्नई, सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी चेन्नई ने इसको
विकसित किया है, यानी इस प्रणाली को विकसित किया है। ये मोटे तौर पे 1 से 20 किलोवाट तथा 1, 2, 3 या 5 किलो वाट वो बिजली दे सकता है, यानी इतना ये बिजली उत्पन्न कर सकता है। आपातकालीन संचालन केंद्र में ईंधन से, यानी बिना ग्रिड के पावर वाले हाइड्रोजन गैस का उपयोग करके बिजली प्रदान करना होता है इसमें। तो आपातकालीन संचालन केंद्र होता है जिसमें 10 किलोवाट सिस्टम की मदद से इसमें जो है आपदा प्रबंधन के उपाय को किया जाएगा, जिसमें एयर मूविंग सब सिस्टम है, बिजली नियंत्रण वाला सिस्टम हिस्सा है, एवं निगरानी प्रणाली जिसको कहते हैं वो है इसमें शामिल। तो बेसिकली ये फ्यूल सेल मोटे तौर पे आप ये समझिए, ये फ्यूल सेल का बनाया गया है जो आपदा प्रबंधन के लिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उस वक्त बिजली की जो कमी होगी उसको विकेंद्रीय यानी डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे कैसे हर जगह बिजली उपलब्ध हो सके, उसके लिए ये इस सेल को विकसित किया गया। कोलकाता में नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको आईकॉनसेट कहा जाता है, ICONSAT, आईकॉनसेट। ठीक है, तो ये आईकॉनसेट जो है आपको 5 से 7 मार्च 2020 को कोलकाता में आयोजित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि ये नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पे जो ये सम्मेलन हुआ, इसमें प्रमुख बिंदु इसके क्या क्या इस सम्मेलन से तत्व निकल के आए। तो ये जो किया गया था वो जानते ही है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में जो नैनो मिशन है, आईकॉनसेट जो अभी हमने बताया था, उसमें भारत द्वारा आयोजित ये द्विवार्षिकी सम्मेलन की एक श्रृंखला, यानी एक इंडिया सीरीज करता है, हर 2 साल में इस तरह का आयोजन करता है। अभी आप समझिए कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है भारत का, वो नैनो टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में समझिए कि रिसर्च के मामले में अगर हम लोग देखें तो 3rd पोजीशन पे है, यानी यूएस और चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है नैनो टेक्नोलॉजी में, मतलब विभिन्न प्रकार के रिसर्च प्रकाशित करने में अगर हम देखें तो। अब ये नैनो मिशन जो है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें तो नैनो मिशन जो है यह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यानी ये नैनो मिशन जो है वो DST एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इम्प्लीमेंटेशन होता है। भारत सरकार ने मिशन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत यानी जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होता है उसके तहत 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है, ये कब शुरुआत की? 2007 में इसकी शुरुआत की गई नैनो मिशन की। उसी तरह अगर हम देखेंगे कि इस मिशन को यानी ये जो मिशन है नैनो मिशन, इसके उद्देश्य क्या क्या है, तो इसके उद्देश्य लिख लें। इस मिशन का उद्देश्य था कि नैनो टेक्नोलॉजी और उसके जो अनुप्रयोग है यानी कि उसके जो प्रैक्टिकल प्रयोग है उसके विकास को बढ़ावा देना, उसी तरह इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग हासिल करना, उसी तरह बुनियादी अनुसंधान जो बेसिक रिसर्च है उसको इससे जोड़ना, बुनियादी ढांचे यानी नैनो मिशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, उसी तरह नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत नैनो विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रशासनों के मामले में शीर्ष में 5वां देश है। इसमें लिखा है 5वां देश है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जून तक का अभी आंकड़ा आप देखेंगे तो इसमें तकरीबन 3rd पे इंडिया पहुंच गया है, यानी यूएस और चाइना के बाद ही है इंडिया का। इस सम्मेलन में जो ये सम्मेलन आयोजित हुआ, इस सम्मेलन में 5M यानी 5M पे इसको इसका थीम जो था बेसिकली ये 5M पे जोर दिया गया था, यानी विशेषतः 5M
को विकसित करने पर जोर दिया गया था। ये 5 एम है, लिखिए। एम नंबर 1 में मैकेनिकल, मटेरियल, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन पावर, ये 5 एम था। आप लोग फिर भी लिख लें इसको। मैकेनिकल, मटेरियल, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन पावर, ये 5 एम था। और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन पांचों के एकीकरण पे जोड़ दिया कि किस तरह से अगर कोई मैकेनिकल चीज है उसमें हम नैनो मटेरियल का यूज करें, उससे हमारा मशीन बनेगा तो डिफिनेटली बात है उसकी क्षमता बढ़ेगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो डिफिनेटली बात है जो मैन पावर है, हमारे इंडिया का जो जनसंख्या है, उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये 5M था। इस अवसर पर, यानी ये जो आयोजित हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर, इस अवसर पर नैनो विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक नेटवर्क बनाने, जिसमें यानी कि जो स्पेशलिस्ट है नैनो विज्ञान में, उसका एक वैश्विक स्तर पे नेटवर्क बनाने की बात कही गई थी इस सम्मेलन में। और ये वैश्विक नेटवर्क किस लिए बनेगा? इसलिए बनेगा क्योंकि ऊर्जा, कृषि, परिवहन, स्वास्थ्य, यानी जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसमें, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें, और जो हमारा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन सेक्टर है, और हेल्थ, इसमें किस तरह से हम नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, तो इसमें वैश्विक स्तर पे किस तरह से आदान प्रदान हो, इस पे एक विश्व नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई थी इस सम्मेलन में। सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें था नैनो तकनीक से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान यानी मटेरियल साइंस के साथ साथ जीव विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास को बढ़ावा देना, और अत्याधुनिक विकास के साथ ही सतत विकास एवं नई तकनीक, यानी जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, जो आप जानते हैं कि पहले मिलेनियम डेवलपमेंट बोलता है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस तरह से, जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज है मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि पे, मशीन लर्निंग में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग होगा, तो इस सब पे इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण चर्चा किए गए थे। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे हम लोग विशेषतः जब हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास लेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। एक आया था जीवन कौशल पाठशाला, जिसमें विकसित किया है, जिसका मुख्य बिंदु देख लें आप, इसमें कौशल क्षमता निर्माण करने की ये थी बेसिकली जीवन कौशल पाठशाला में, जो जिसमें संचार कौशल, व्यवसायिक कौशल, नेतृत्व क्षमता, यानी डिफरेंट फील्ड में जो कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग एक प्रोग्राम होता है जो अक्सर जो बड़े बड़े एनजीओ होते हैं तो वो अपने स्टाफ का कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं डिफरेंट टूल्स से। तो इसमें ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसी तरह स्वतंत्रता की स्थिति पर अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस, अमेरिकी संस्था एक है फ्रीडम हाउस, वो स्टेट ऑफ फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट जारी किया था। ये आपको मार्च में जारी किया गया था, जिसका नाम था द फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, इस रिपोर्ट का नाम था। तो इस रिपोर्ट में मुख्यतः देखा यह जाता है कि पूरे वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में किस तरह से कौन कौन से देश में स्वतंत्रता है नागरिक को मिला हुआ, मानवाधिकार लेकर के डिफरेंट तरीके से। तो ये तो मुख्य बिंदु अगर हम देखें कि ये जो संस्था है फ्रीडम हाउस, ये कब, तो यह रिपोर्ट वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनी कार्य प्रणाली का आधार बनाती है। यानी आप लोग सुने होंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हिंदी में अगर हम लोग कहें तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। उसके तहत
सर्टेन राइट दिए गए हर आदमी को, हर इंसान को। वो अधिकार है कि वो कोई भी अधिकार कोई देश छीन नहीं सकता, चाहे वो किसी रिलीजन के नाम पे बना कंट्री हो, या कोई वो स्वतंत्र कंट्री हो, या डेमोक्रेसी हो, या राजतंत्र, कोई भी तरह का कंट्री हो, वो 1948 में बना जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन नहीं कर सकता। तो इसी को आधार बनाते हुए ये रिपोर्ट जो फ्रीडम हाउस है वो जारी करता है। तो ये रिपोर्ट में जो देखा जाता है वो क्या क्या चीज देखा जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज के क्या क्या पैमाने लिए जाते हैं। तो उसमें है कि उस देश में चुनावी प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या राजनीतिक बहुलतावाद है, उसमें सरकार के साथ जो सरकार के कामकाज है उसमें भागीदारी कैसी है, उसमें राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं। तो इन सब संकेतकों के आधार पे स्कोरिंग किया जाता है, और इस स्कोरिंग के आधार पे फिर एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें वेरियस कंट्री को उस हिसाब से रखा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 0 से लेके 100 अंक तक दिया जाता है, यानी 100 अंक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अंक मिला था वो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, तीनों को 100 मिला, यानी तीनों में आप समझ लें कि इसमें पूरी तरह से फ्रीडम है। इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के फ्री यानी स्वतंत्र देशों में रखा गया है। द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में अगर देखें तो भारत को तिमोर लेसेथे, सेनेगल के साथ 83वें स्थान पे रखा गया है। 83 पोजीशन है इंडिया का। तो अब है कि फ्री का मतलब क्या होता है, ये जो अपना कैटेगरी बनाया है इस रिपोर्ट में। तो फ्री का मतलब है कि इसमें वर्गीकृत जो देश होते हैं उसमें भारत के अतिरिक्त इसमें ट्यूनिशिया भी है जिसको कम स्कोर प्राप्त हुआ है। इस वर्ष में इसका स्कोर भारत का 4 अंक गिर गया है, यानी 83वें स्थान पर रखा गया था। यानी इस वर्ष जो इंडिया का स्कोर हुआ, जैसे कि आपने बताया कि 0 से लेके 100 तक स्कोर होता है, तो इस वर्ष जो भारत को स्कोर मिला वो है 71 यानी 71, जो आप समझिए कि विश्व के 25 बड़े लोकतंत्रों के स्कोरों में सबसे अधिक गिरावट है। यानी जो बड़ा लोकतंत्र जैसे इंडिया हुआ, यूएस हुआ, या जो भी बड़ा कंट्री है जो लोकतंत्र के मामले में कहा जाता है, तो उसमें जो अगर 25 बड़े लोकतांत्रिक देशों को हम लोग देखें तो उसमें ये सबसे बड़ा गिरावट इस वर्ष आया है कि जो 71 मतलब अंक प्राप्त हुआ। और तो इस बार 71 हुआ, तो पिछले साल कितना था? पिछले साल 75 अंक था, 75 अंक प्राप्त हुए थे भारत। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि ये फ्रीडम हाउस क्या है जो ये रिपोर्ट बनाती है। जैसे कि हमने बताया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इन सब को लेकर के ये रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये फ्रीडम हाउस है क्या? तो फ्रीडम हाउस दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थन और संरक्षण के लिए समर्पित सबसे पुरानी अमेरिकी संगठन है। यह द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी भागीदारी और फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए 1941 में न्यूयॉर्क में औपचारिक रूप से स्थापित की गई। आप जानते ही हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का दौर है जो या समय है वो 1939 से 1945 के बीच में है। तो ये 1941 में इसको विश्व युद्ध के दौरान ही की गई थी। हम लोग देखेंगे कि विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी संस्थाएं बनी है विश्व युद्ध के, और बहुत सारे आप देखेंगे कि विश्व युद्ध के दौरान खोज भी हुए हैं उस टाइम में। तो यह संस्था राजनीतिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता पर ध्यान देने के साथ साथ मानव अधिकार की रक्षा और लोकतांत्रिक परिवर्तन को भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह संस्था जो है इन मुद्दों पे जैसे कि नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मानव अधिकार इत्यादि का विश्लेषण करता है। विश्लेषण करने के बाद उसकी एडवोकेसी करता है यानी वकालत करता है, और उस पर कार्रवाई करने की भी बात करता है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड, जो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट में इसमें कितने देशों को लिया गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड जो 2020 है उसमें 195 देशों को लिया गया, और ये 195 देश 15 क्षेत्रों से थे,
जो वर्ष 1900 जो 15 क्षेत्रों में था, और इसका जो मूल्यांकन है, ये रिपोर्ट तो 20 का है, लेकिन जो मूल्यांकन है वो 2019 के दौरान ये मूल्यांकन किया गया, जो असेसमेंट किया गया। तो इस रिपोर्ट में जो डिफरेंट इंडिकेटर या सांकेतकों का प्रयोग किया गया वो किस तरह से था वो देखिए। इसमें राजनीतिक अधिकार को 0 से 40 अंक के बीच में लिया गया। उसी तरह से नागरिकता का स्वतंत्रता का अधिकार 0 से 60 अंक। तो इसमें ये दो संकेतकों का ये नंबर इस तरह से दिया कि राजनीतिक अधिकार दे रहा है कोई कंट्री तो उसको 0 से 40, यानी अगर एकदम नहीं दे रहा है तो 0, और सबसे ज्यादा दे रहा है तो 40, और नागरिक को स्वतंत्रता मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। अगर मिली हुई है तो उस हिसाब से ये कैटेगराइज करता है, नहीं एकदम नहीं मिली है तो 0, और पूरी तरह मिली हुई है तो 60। इन अंकों को देश में व्याप्त स्वतंत्रता की निम्नलिखित स्थितियों पर प्रदान किया जाता है। जैसे इसमें नंबर 1 में फ्री यानी स्वतंत्र है, आंशिक रूप से स्वतंत्र पार्शियली फ्री, फिर उसी तरह से नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं है। इस तरह से इसमें ये है कि पेंशन योजना था, ये एक तो ये था कल्चर मिनिस्ट्री का आया था कि कलाकारों को चिकित्सा सहायता देने के लिए पेंशन योजना आयोजित की, मतलब लॉन्च की गई है। पीडीएफ में इसमें चेंज हो नहीं, ठीक है, थोड़ा इंटरवल कर लेते हैं उसको। तो बच्चे कुछ आ रहा है आपको मैसेज उसे, क्या ठीक जा रहा है कि नहीं? हाँ, अब हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं, उसमें है इंटर लिंकिंग ऑफ द रिवर। आप जो जानते हैं कि नदी को जोड़ने की एक परियोजना थी, इस पे एक अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है, यानी इसका अथॉरिटी का नाम है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी नामक एक प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी क्या है और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना भी कह सकते हैं या राष्ट्रीय नदी जोड़ने की परियोजना भी कह सकते हैं। तो ये भी मार्च में ये अथॉरिटी का गठन किया गया था, इस प्राधिकरण का गठन किया गया था। केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने से संबंधित परियोजना को लागू करने के लिए एक प्राधिकरण गठित किया है, और मतलब इस पे जो कार्य करेगा इसे नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी यानी नीरा इसका नाम रखा गया है, NIRA नीरा। आप लोग इसको देखें, नीरा नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी, नीरा के नाम से जाना जाएगा इसको। तो अब इसके मुख्य बिंदु को हम लोग पॉइंट वाइज देखें कि आखिर ये है क्या। ये जो होगा वो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों परियोजनाओं के लिए काम करेगा। यह परियोजना आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से धन जुटाने का कार्य करेगा। एक तो जो इंटरनल है गवर्नमेंट की तरफ से, और बाहर से भी देखेगा किस तरह से फंड इसमें इकट्ठा किया जाए। उसी तरह से नीरा के विषय में कि नीरा है क्या भाई, तो इसकी स्थापना के लिए इंटरलिंकिंग रिवर्स ILR, जिसको कहते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, I से इंटर, L से लिंकिंग ऑफ रिवर, ILR परियोजना के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि इसकी स्थापना की कोई समय सीमा नहीं दी गई है, ये कब तक, मतलब इसका कार्यकाल क्या होगा नहीं होगा, ये सब इस तरह का कोई अभी इस पे
क्लियरिटी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो ये NRLP यानी नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, NRLP क्या है? तो ये राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना या NRLP के तहत देश में जल को इसकी अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। कि आप जब देखते हैं कि कोई एरिया ऐसा है जहां काफी पानी रहता है, काफी बाढ़ आ जाता है, और कुछ एरिया ऐसा है कि सूखा हो जाता है, तो ये जोड़ने का उद्देश्य ये है कि जिधर पानी की अधिकता है या जहां ज्यादा पानी आ रहा है, उस पानी को डाइवर्ट करके जहां पानी की कमी है उस क्षेत्र में, सूखाग्रस्त क्षेत्र में इसको भेजा जाए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है, जो सूखाग्रस्त एवं वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ाकर ऐसे क्षेत्रों को अधिकाधिक, मतलब इसमें जो अधिकाधिक इसका वितरण को सुरक्षित करना है, यानी जल संकट को बेसिकली इसको। तो यह परियोजना का प्रबंधन, यानी इस परियोजना का जो मैनेजमेंट होगा वो होगा राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, यानी नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA द्वारा किया जाना है। यानी इसका जो ये योजना बनेगा, इसके मैनेजमेंट जो किया जाएगा, ये मैनेजमेंट जो है आपको नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA नावडा द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग जब जानते हैं कि नावडा, तो नावडा है क्या? तो नावडा जो है वो केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की एक एजेंसी है, यानी जो वाटर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय जो है, उसकी एक एजेंसी है। इसकी स्थापना, इसकी यानी नावडा की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी स्थापना कब की गई थी? 17 जुलाई 1982 को भारत सरकार द्वारा जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई। ये जो है नावडा जो, ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी इसका जो फाइनेंस करता है वो पूरी तरह से इंडिया गवर्नमेंट करती है। इसकी स्थापना विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली और हिमालय नदी प्रणालियों में पानी की मात्रा में विस्तृत अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया था, कि मतलब प्रायद्वीपीय नदियों में क्या पानी की दिक्कत है, ये किस तरह से उसको हम कर सकते हैं। उसी तरह से हिमालय नदी प्रणाली, और ये दोनों, जैसे कि हम लोग अब ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे और आपको हम पढ़ाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है हिमालय की नदी में और प्रायद्वीपीय नदियों में। फिर उसमें देखेंगे कि उसमें हम डिफरेंट टाइप का नदी का जो होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन इसकी स्थापना जो की गई थी इसकी एजेंसी की, वो प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदी के बारे में विस्तृत अध्ययन के बारे में की गई। तो आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, तो हेलो, हम लोग 10 मिनट का इसमें इंटरवल ले लें क्या? मैं को अनम्यूट कर दीजिए, उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो, यस सर। हाँ आप सुन रहे हैं? हम लोग 10-15 मिनट का इंटरवल ले लेते हैं, उसके बाद फिर से आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, हेलो, ठीक है सर, तो ठीक। हाँ तो ठीक है, 10-15 मिनट के बाद आप लोग आ जाइए, 15-20 मिनट, ठीक है? ओके सर, ओके सर। इसकी पीडीएफ फाइल में सेंड कर दीजिएगा। हाँ, पीडीएफ फाइल आपको, जो भी पीडीएफ फाइल है इसका जो हम बनाए हुए हैं, ये सब आपको हक सर को दे दिया जाएगा, ठीक है? उनसे आप सर पहले वाली भी है सर, पहले वाला भी है, वो हिंदी में सब बन चुका है। आप अभी आप देख रहे हैं सब हिंदी में हमने बना, मतलब वो जो भी है वो बाकी आप देख लेंगे हिंदी, मतलब वो वैसे हमने बहुत अच्छे से कोशिश करी है इसको अच्छे से करने का, ठीक है? हाँ सर, दिख रहा है वो। हाँ, तो इसको आप, चूंकि हम जानते हैं कि आप लोग पूरे हिंदी में ही है, और चूंकि मेरा मटेरियल पूरा इंग्लिश में बना हुआ था,
तो इस वजह से थोड़ा सा तो वो होगा, लेकिन फिर भी वो चलेगा, समझ लीजिए कि चूंकि हिंदी एग्जैक्ट तो हिंदी हो नहीं पाएगा हर चीज का। सर इतना तो कोई नहीं पता सर, थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी होगा तो चलेगा सर, थोड़ा बहुत। हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक है, 15-20 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं, 15 मिनट के बाद, ठीक है। तो ओके। ठीक है। हेलो। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, को ब्रेक मिला था 10 मिनट का। बस बढ़िया, बस कुछ नहीं ना। हाँ, आ जाएंगे, चिंता ही करो। हैं? आप कहाँ हो अभी? अरे गुड़गांव में? अच्छा, बस बढ़िया, आप बताओ। कुछ नहीं, पढ़ाई कर रही थी। हाँ। हैं? अच्छा। हाँ, वो तो है यार, लेकिन जाओ। होता है, होता है। नहीं लग रहा, मुझे पता है। हैं? यार एक बात बताओ, अब मतलब मेरे को ना बुरा लग रहा है कि ना मैंने कोई फालतू में वो करा ना उस बात का। मैंने कहा बेफालतू, मैंने दिल से लिया ना उस बात को। प्यार हो रहा है मुझे। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, आप बताओ। आप बताओ। मुझे फालतू में वो हो रहा है। और बताओ। अरे नहीं। अच्छा। बता। नहीं, तो जी कौन सी लोगे? कौन सी आइसक्रीम लोगे? हैं? अच्छा, फिर ठीक है। हाँ। हाँ, वो तो चाहिए। अभी तो हम कौन सा वो वाला फ्लेवर खाते हैं? बटर बटर स्कॉच खाते हैं अभी तो। अच्छा ठीक है फिर तो।
अरे म्यूट कर लो, किससे बात कर रहे हो आप? आपको अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं है? हाँ भगवान गे जी हाँ। क्यों क्या हो जी? बताओ। और क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। गुटखे खाने चलो तो अलग बात है, गुटखे तो चलो ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा 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 अच्छा।
हेलो, सबको म्यूट कर दो, एक बार ये करके उसके बाद फिर हेलो, आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? अच्छा, म्यूट कर दीजिए। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो अब हम लोग असल वो तो थोड़ा सा वर्ड फाइल में था तो वो दिक्कत हो रहा था, सब पीडीएफ में मैंने चेंज कर दिया है। आप लोग के लिए भी आसानी होगा, वो पीडीएफ फाइल आप लोग को मिल जाएगा। हेलो, यस सर, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग जो मुख्य बिंदु है, जो बाकी बच गया था, जो बताया था कि मैंने आपको बताना है अभी आगे, तो वो मुख्य बिंदु इस प्रकार है। एक तो नेचर मैगजीन जो होता है उसमें प्रकाशित कैंसर और जीन चिकित्सा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से AIR 516 यानी ARI 516 अंगूर की एक संकर प्रजाति विकसित हुई है। ये कौन सा कैसी हुई है वो, उसी तरह से आप जानते हैं जो हम लोग के यहाँ लॉकडाउन हुआ था और उसके बाद एक घोषित की गई थी अधिनियम, तो महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत जो कोरोना को महामारी घोषित किया गया भारत में। तो ये जो घोषित किया गया, तो ये महामारी अधिनियम 1897 है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि मास्क वो सैनिटाइजर वो आवश्यक वस्तु घोषित किया गया, इसी वही मार्च, ये सब मार्च का ही न्यूज है। तो मास्क वो सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया। तो हम देखेंगे जो महामारी रोग अधिनियम हुआ था उसके बाद भारत में कौन कौन से महामारी फैली थी, और उसी में स्पेनिश फ्लू नाम का आप लोग सुने होंगे, ये स्पेनिश फ्लू आया था जो बहुत बड़ा महामारी था, पेंडेमिक था। उसी तरह से आगे हम लोग चर्चा करेंगे WASP 76b, ये जो है एक प्लेनेट का खोज है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरह से कृष्ण राजा जलाशय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये प्रमुख जो पॉइंट है, खास करके आप देखें तो साइंस टेक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, जो मार्च में मार्च में आया था, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेचर मैगजीन में प्रकाशित कुछ शोधों में ऐसे जीन की पहचान की गई है, ये न्यूज क्या है कि भाई कैंसर और जीन चिकित्सा, ऐसे जीन की पहचान किया गया है जिनमें होने वाले म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी उसमें होने वाले म्यूटेशन से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं या कैंसर बनते हैं। यानी कुछ कैंसर ऐसे भी हो सकते हैं जो जेनेटिक म्यूटेशन के वजह से होते हैं। तो इस रिसर्च में क्या मुख्य बिंदु था, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखें। मुख्य बिंदु तो आमतौर पर कैंसर शब्द का प्रयोग कई बीमारियों के लिए किया जाता है, इसीलिए मतलब जैसे आप जानते हैं कि बहुत तरह का कैंसर होता है, ऐसा इसलिए कि कैंसर बहुत से प्रकार के होते हैं और सभी के इलाज का तरीका जो है तो एक दूसरे से भिन्न है। अब जैसे किसी का थ्रोट कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी का लंग कैंसर है, तो सबका अलग अलग कैंसर का, ब्लड कैंसर है, तो सबका अलग अलग तरीका होता है और नैदानिक तरीका भी सबका जो चिकित्सा में अलग अलग होता है। तो हम जब देखेंगे कि शोध से जुड़े वैज्ञानिक जो इसमें जो जुड़े वैज्ञानिक थे, उसमें ज्यादातर जो कैंसर के जीनोम का जो था उसमें देखा कि 4 से 5 ड्राइवर जीन यानी चालक जीन होते हैं, यानी उस जीन में जीनोम में सिर्फ 4 से 5 ऐसे जीन होते हैं जो इनिशिएटिव यानी वो ड्राइविंग का काम करते हैं कैंसर बनाने का। हालांकि 5% मामलों में किसी चालक जीन की पहचान नहीं की गई, यानी ऐसा भी हुआ कि जो कैंसर पेशेंट पे जो स्टडी की गई थी उसमें 5% ऐसे थे जिसमें कोई भी ड्राइवर जीन का पहचान नहीं की गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि ड्राइवर जीन क्या होता है। तो ड्राइवर जीन वे जीन होते हैं जिनमें होने वाले उत्परिवर्तन किसी भी अंग या जीन समूह में किसी रोग, जैसे कैंसर के मामले में विकास और प्रसार के लिए उत्तरदायी हो। जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो भी जीन है उसमें सर्टेन 4 या 5 ऐसे जीन होते हैं जो म्यूटेट कर जाते हैं और जिससे उस मानव में
क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो वो जो रोग उत्पन्न करने वाला जो जीन है, वो जीन को हम लोग ड्राइवर जीन कहा जाता है, क्योंकि वो उसी के वजह से हुआ है। तो वैज्ञानिक के अनुसार अगर हम देखें, जो वैज्ञानिक है इस रिसर्च में, तो उत्परिवर्तन के लगभग आधे मामले 9 जीन वाले समूह में पाए गए। यानी जो जीन का पेयर होता है उसमें 9 जीन। तो इस अध्ययन के लिए पैन एनालिसिस ऑफ होल जीनोम, यानी पैन कैंसर एनालिसिस ऑफ होल जीनोम्स, PCAWG, इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखा, या इंटरनेशनल कैंसर जीनोम कंसोर्टियम, ICGC, और द कैंसर जीनोम एटलस, TCGA जैसे संस्थानों के सहयोग से। यानी कौन कौन से इस रिसर्च में कौन कौन सी संस्थाएं इसमें सम्मिलित थी, तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार के सहयोग से 38 प्रकार के ट्यूमरों, यानी जो डिफरेंट टाइप का जो कैंसर था, उसमें 38 प्रकार के ट्यूमरों के 2658 होल कैंसर जीनोम, यानी पूरा जो कैंसर का जीनोम था, इसको 2658 कैंसर जीनोम का, यानी पूरा जीनोम को लिया, और उसके उत्तकों, यानी उसका जो टिश्यू होता है, उसका वो तुलनात्मक अध्ययन किया जीन, इसको मतलब इस रिसर्च में। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग ड्राइवर जीन की बात हम लोग किया है, और हम लोगों ने कहा कि ये उत्परिवर्तन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देख लें कि जीन उत्परिवर्तन क्या है, यानी जेनेटिक म्यूटेशन क्या है। तो जीन या क्रोमोसोम की संरचना जो होता है, उसकी संख्या वंशागत परिवर्तन होना या म्यूटेशन कहलाता है, यानी कि अचानक उसमें चेंजेस हो जाना म्यूटेशन कहलाता है। जैसे अगर हम लोग मानव विकास की बात करते हैं, जब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो जब आप लोग पढ़ते होइएगा तो देखते हैं कि जो प्रारंभ में जीव थे, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रारंभ में जीव बैक्टीरिया थे, फिर वायरस हुए, वायरस और बैक्टीरिया थे। वायरस तो जीव और निर्जीव के बीच का है। उसके बाद आप जानते हैं कि ब्लू ग्रीन अलगी उत्पन्न हुआ, उसके बाद फिर उससे ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ, और फिर पेड़ पौधे हुए, और फिर उससे मतलब जंतु का विकास हुआ, फिर उससे लास्ट में मैमल का विकास हुआ, और फाइनली मानव विकास हुआ। जब हम मानव विकास में देखेंगे तो हर पॉइंट पे आप देखेंगे कि जेनेटिक म्यूटेशन महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जानते हैं कि जो मानव थे वो पहले चिंपांजी थे, और इस तरह से म्यूटेट करके अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं, जो डार्विन की थ्योरी थी विकासवाद, उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो इसमें जो मेन रोल अदा कर रहा था वो म्यूटेशन था। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की बात किया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि जो उसका जेनेटिक सीक्वेंस है वो बार बार म्यूटेट करता रहता है। जैसे कि हमने आपको बताया था पिछले ही लेक्चर में कि कोरोना वायरस का 7 वेरिएंट था, और 7 में जो सबसे नया था वो SARS-CoV-2 था, यानी कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर वो हम लोग आपको मई और अप्रैल के करंट अफेयर्स में भी पढ़ाएंगे कि रिसर्च एक आया कुछ दिन पहले, उस रिसर्च में यह बताया गया है कि जो कोरोना वायरस चीन से फैला था, वुहान से फैला था, उसने भी तुरंत अपने आप को SARS-CoV-2 ने भी म्यूटेशन करके अलग अलग टाइप का बना लिया। और यही दिक्कत है, आप देखेंगे तो इसमें 3 वेरिएंट सामने आया, इसका 3 वेरिएंट सामने आया। उस वेरिएंट को वैज्ञानिकों ने नाम दिया ABC, यानी C। ये 3 वेरिएंट SARS-CoV-2 का 3 वेरिएंट है। और वैज्ञानिकों ने जब इस पे रिसर्च किया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो वायरस का वैक्सीन बन रहा है तो पूरे दुनिया इसको शेयर कर रहा है, तो पूरे दुनिया से जो सैंपल भेजा गया उसका स्टडी करने के बाद ये पता लगाया वैज्ञानिकों ने कि इसमें 3 वेरिएंट है, और 3 वेरिएंट का ज्योग्राफिकल रीजन भी अलग अलग। हालांकि वुहान शहर से जो पहला वायरस आया उसका वेरिएंट A था, लेकिन जैसे ही वो वुहान शहर में फैला उसकी वेरिएंट म्यूटेट करके चेंज हो गया।
और म्यूटेट करके चेंज होने के बाद आप देखेंगे कि म्यूटेट होकर जब चेंज हुआ तो उसके बाद इसका वुहान शहर में फिर जो हुआ वो बी वेरिएंट हो गया। तो टोटल वैज्ञानिकों ने इसका निष्कर्ष ये निकाला मोटे तौर पे कि जो कोरोना वायरस का ए वेरिएंट था वो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में पाया। कोरोना वायरस का ए वेरिएंट यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में, बी वेरिएंट जो था वो आपको चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में पाया गया, जो बी वेरिएंट, और जो सी वेरिएंट था वो यूरोप में पाया गया। तो आप इस तरह से देख लें कि जो इसके वेरिएंट थे, कोरोना वायरस के जो वेरिएंट थे वो ए बी सी, यानी इतनी जल्दी जीन म्यूटेट कर रहा था कि इसका भी ए बी सी अलग अलग हो गया। तो उसी तरह से ये जीन म्यूटेशन की बात करता है। और क्रोमोसोम तो आप लोग जानते हैं, जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है 23 जोड़ी होता है, 46 क्रोमोसोम होता है हर मानव में। तो इस तरह से ये जीन उत्परिवर्तन के बारे में। आगे हम लोग चले, AIR 516 या सॉरी ARI 516 अंगूर की संकर प्रजाति है, विकसित की गई है। पुणे के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, जो स्वस्थ संस्था है, एक स्वस्थ संस्था अगरकर अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित अंगूर की ARI 516 किस्म जो है वो क्या है, फफूंद रोधी, यानी जो फफूंदी लगता है अंगूर में वो रोधी हुआ है, जिसका विकसित किया है। इसमें पैदावार भी अधिक होता है और इसमें रस भी भरपूर है। ये डिफरेंट टाइप से आपको जो अंगूर के उत्पाद होते हैं वो बनाने में काम आता है। तो अंगूर की यह संकर प्रजाति दो विभिन्न किस्मों के, जिसमें अमेरिकी कटा हुआ और विटामिन विनिफोरा, यानी दो, उसका इंग्लिश में भी हमने लिख दिया है यहाँ, कैटावा वैरायटी ऑफ विटिस और ब्यूटी सीडलेस वैरायटी ऑफ विटिस विनिफेरा को मिलाकर विकसित किया, यानी दो अंगूर की प्रजातियों को मिला के इस नई विकसित की गई है। और यह बीज रहित होने के साथ ही ये सफुंद फफूंदी से सुरक्षित है। अंगूर की रस से भरपूर अच्छी पैदावार होने से ये जो है तो महाराष्ट्र के किसान में भी इसकी कल्टीवेशन को बढ़ावा, यानी इसकी जो क्या कहते हैं पैदावार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें वैज्ञानिक सुजाता तिलसाले की ओर से विकसित की गई है, इसके जो कृषि वैज्ञानिक है। यह किस्म 110 से 120 दिन में, ये जो नया किस्म है 110 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ये बेसिकली जो महाराष्ट्र का, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल की जलवायु इस अंगूर की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कौन से क्लाइमेट में ये होंगे, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल की जलवायु में ये अंगूर। और इसमें वही है कि काफी अच्छा इसकी पैदावार होंगे। तो अब हम लोग देखें कि भारत में अंगूर की क्या स्थिति है। अगर हम कुछ नया चीज देखते हैं कि नया चीज खोज हो गया किसी स्पीसीज के बारे में, तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में भी जाके हम लोग देखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी का जब आप पीटी क्वेश्चन बनाते हैं तो वो अचानक नहीं पूछता, वो बैकग्राउंड में भी जाके कभी कभी पूछ देता है आपसे क्वेश्चन। तो आपको लगेगा कि अरे हम तो करंट अफेयर्स पढ़े, लेकिन ये करंट अफेयर्स तो आया ही नहीं, लेकिन वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होता है। तो भारत में अंगूर के उत्पादन के मामले में दुनिया में 12वां स्थान है भारत का। देश में अंगूर के कुल उत्पादन का 78% सीधे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो लोग खाते हैं अंगूर को वो 78%, जबकि 17 से 20% जो है वो किशमिश में आ जाता है, 1.5% शराब बनाने में और 0.5% का इस्तेमाल जूस बनाने में। देश में अंगूर की 81.22% खेती अकेले महाराष्ट्र में होती है। यानी आप ये देखें कि अंगूर के मामले में महाराष्ट्र टॉप पे है। यह अंगूर की जो किस्में, यहाँ अंगूर की जो किस्में उगाई जाती है अर्थात महाराष्ट्र में, वो ज्यादातर रोग रोधी और गुणवत्ता के लिए उत्तम होता है, यानी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और वो डिजीज रेसिस्ट भी होते हैं, यानी रोग रोधी भी होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जो महामारी अधिनियम 1897 है, उसी के तहत कोरोना को महामारी घोषित किया गया था। तो ये भी मार्च में ही किया गया था।
तो मार्च में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने देश में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए जो मंत्रियों के समूह थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM जिसको बोलते हैं, कि एक उच्च स्तरीय बैठक में महामारी अधिनियम 1897 जिसको कहा जाता है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया, जिससे सभी मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र समय समय पर जारी करने वाली सभी सलाहों को उचित रूप से लागू करेगी। मतलब उसके तहत निर्देश दिया जाएगा कि इस महामारी में क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो ये हेलो आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आ रही है सर। ठीक ठीक। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि मुख्य बिंदु क्या क्या है। तो हाल ही में हम लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को एक वैश्विक महामारी घोषित की थी, पैंडेमिक जिसको बोलते हैं। तो अब हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, इंडेमिक क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जब साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे तब भी, और बीच में अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वुहू के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 114 देशों में, ये तो पुराना आंकड़ा है, ये तो अब दिन ब दिन बदलता जा रहा है, अब तो लगभग समझिए पूरे विश्व में आ गया है कोरोना। तो 81 देश, ये सब मार्च का है तो ये सबको छोड़ दीजिए, चूंकि अब तो ये सारे आंकड़े पुराने हो गए मार्च का। अब हम लोग देखें कि महामारी अधिनियम की धारा 2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से महामारी अधिनियम के धारा 2 के तहत कोरोना को पैंडेमिक घोषित किया गया। तो ये धारा 2 क्या कहता है? तो जब राज्य सरकार या जब राज्य सरकार का किसी समय यह समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में खतरनाक महामारी का प्रकोप है या होने की आशंका है, तब राज्य सरकार यदि समझती है तो मौजूदा विधि के साधारण उपलब्ध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो ऐसे उपाय यानी जो भी उपलब्ध है वो पर्याप्त नहीं है, तो ऐसे उपाय करेगी जिससे किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकेगी कि उसके लिए वो उसे सशक्त कर सके, यानी किसी व्यक्ति से अपेक्षा हो सकेगी और जनता द्वारा या किसी व्यक्तियों द्वारा किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना या ऐसे अस्थायी विनियम विधित कर सकेगी जिन्हें यह रोग या प्रकोप के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे, तथा वो यह भी अवधारित कर सकेगी कि व्यक्तिगत व्यय यानी इसके अंतर्गत किसी भी रीति और किसी के द्वारा व्यक्तिगत किस रीति से और किसके द्वारा चुकाए, किस तरह से। मोटे तौर पे आप ये समझिए, इसका धारा 2 ये कहता है, ये तो एक कानूनी लफ्ज है जो यहाँ ट्रांसलेट है, या जो आप अंग्रेजी में इसको देखेंगे या हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन मोटे तौर पे ये है कि ये धारा 2 ये पावर दे देता है राज्यों को कि राज्य उस महामारी को रोकथाम के लिए डिफरेंट कानून लॉ बनाए कि जैसे आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको घर में रहना है, लॉकडाउन है, आपको मास्क आवश्यक है, आपके जो सैनिटाइजर लगाना आवश्यक है। तो इस तरह से जो भी वो प्रावधान बनाता है, वो प्रावधान को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि वो महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के तहत है। तो वो ये दे रहा है कि क्या रीति रिवाज होगा, क्या वो करेगी, क्या नहीं करेगी, ये सारा वो डिक्लेयर स्टेट कर सकता है। तो ये महामारी अधिनियम में यही बताया गया है दोनों। उसी तरह से कोरोना वायरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर को चीन में हुबई प्रांत के वुहान शहर से जो ये कोरोना वायरस आया, और जांच के दौरान वर्तमान वायरस कोई भी ज्ञात वायरस से मेल नहीं हुआ, जिसके वजह से इसको इसके बाद हम जानते हैं कि सप्ताह के बाद 7 जनवरी को इस वायरस का कोरोना वायरस नाम दिया गया। ये सब हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। जब शुरू कोरोना वायरस जो COV-2 नहीं था, तो पहला जब तक के नामाकरण नहीं हुआ था, तो इसको 2019 nCoV कहा जाता था, यानी 2019 में नोवेल कोरोना वायरस हम लोग बार चर्चा कर रहे थे कि नोवेल कोरोना वायरस कहलाता है। तो नोवेल कोरोना वायरस चूंकि 2019 में आया था, तो जब तक के आधिकारिक तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
इस बीमारी का नाम नहीं दिया, या ITCA मतलब इंटरनेशनल टैक्सोनॉमी जो अथॉरिटी है, वो जब तक कि इसका नाम नहीं बनाया था तब तक अस्थायी रूप से इसका नाम जो था 2019 NCOV था। ये भी याद रख लीजिए। हो सकता है कि आधिकारिक नाम ना पूछ दे, हो सकता है कि वर्ल्ड उससे पूछ दे कि आधिकारिक से पहले इसका नाम क्या था, नोवेल कोरोना वायरस का नाम क्या था। तो ये भी अस्थायी तौर पे इसका नाम रखा गया था 2019 NCOV। अब इसी तहत के जो आप जानते हैं कि जो महामारी जब घोषित कर दी गई, तो महामारी घोषित करने के पश्चात मास्क व सैनिटाइजर को जो है वो आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया। तो मार्च में ही किया गया था। कोविड-19 महामारी के आलोक में मास्क, हैंड सैनिटाइजर की कमी को देखते हुए इन्हें आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया, आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा। तो केंद्र सरकार ने 13 मार्च को 2 प्लाइज वो 3 प्लाइज मास्क, N95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर को 30 जून 2020 तक, यानी ये जो घोषित किया गया है आवश्यक वस्तु, ये 30 जून 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। इसका लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत परामर्श भी जारी किया गया है ताकि राज्य सरकारें ये सुनिश्चित कर सके कि इसका अधिकतम जो खुदरा मूल्य है वो उससे ज्यादा पे नहीं, मतलब अधिकतम से अधिक पर नहीं बेचा जा सकता। कि जैसे आवश्यक वस्तु है तो इसमें वो मनमानी नहीं बेच सकता है, सैनिटाइजर को या फिर आप मास्क को, इस पे वो मनमानी मुनाफा नहीं कमा सकता है। उसमें जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य कर दी जाएगी उस मूल्य से वो ज्यादा नहीं, मैक्सिमम जो मूल्य होगा, मैक्सिमम प्राइस, उससे वो ज्यादा नहीं कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियां वर्ष 1972 और 78 के आदेशों के माध्यम से राज्यों को पहले ही प्रायोजित की जा चुकी है। अतः राज्य और संघ इस अधिनियम को चोर बाजारी के निवारण से, मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मास्क है, सैनिटाइजर है, इसकी कमी कर देना और फिर बाद में चोर बाजारी में महंगे में बेचना, तो इससे निपटने के लिए ये कानून बनाया गया था। तो इस अधिनियम के उल्लंघन करता, अगर कोई चोर बाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा या कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको 7 वर्ष की कारावास होगी अथवा जुर्माना हो सकता है। तो ये था। अब हम लोग जो अभी हम लोग बताए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम और ये महामारी, तो उसके बाद ये सब जो महामारी फैली थी तो उसी दौरान अगर हम लोग देखें तो ये अभी 21वीं सदी का आप जान ही रहे हैं कि कोविड सबसे बड़ा महामारी है, तो पेंडेमिक भी है। तो इससे पहले अगर हम देखेंगे पेंडेमिक जो पहला शुरू में किया गया था तो वो आप देखें स्पेनिश फ्लू एक बहुत बड़ा महामारी था। तो स्पेनिश फ्लू महामारी कब आया, क्या आया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेनिश फ्लू महामारी, तो जिस प्रकार कोरोना वायरस वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से फैलता जा रहा है उसे देखते हुए कई विद्वानों ने इसकी तुलना मौजूदा इतिहास के सबसे विनाशकारी महामारी जो आया था स्पेनिश फ्लू, ये 1918 और 19 में आया था। लगभग समझ लीजिए कि ठीक आज से 100 साल पहले आया था ये बीमारी। तो उस सदी का ये सबसे खतरनाक बीमारी में से माना जाता है।
20वीं सदी का। तो स्पेनिश फ्लू एक महामारी, उसके बारे में कुछ पॉइंट है वो आप लिख लीजिए। वैसे आपको ये पीडीएफ में हम दे ही देंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये जो स्पेनिश फ्लू था, 100 साल पहले की बात अगर हम करें, तो इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु था वो भारत ही था, जहां तकरीबन 10 से 20 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। यानी 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, 10 मिलियन 1 करोड़ हो, यानी 1 से 2 करोड़ लोग इसमें मारे गए। अगर आप इसको हिंदी में, मतलब मिलियन को अगर हिंदी में करें तो 1 मिलियन 10 लाख बराबर होता है। तो 10 से 20 मिलियन यानी 1 से 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी इस महामारी से भारत में, और 2 चरणों में इसको प्रभावित किया था। शुरुआती चरण में यानी इसके 2 फेज थे। पहला फेज में जो था ये काफी सीमित लेवल पे था, लेकिन जब दूसरा चरण हुआ तो उसके बाद ये खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया, और जिसमें भयंकर मौत हुआ। अनुमानतः अगर हम देखें इसको, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आप जानते हैं कि 1919 के आसपास में, 1914 से 1919 के बीच में जो वर्ल्ड वार हो रहा था, तो अनुमानतः प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वदेश लौटने वाले सैनिकों के माध्यम से इस बीमारी ने भारत में प्रवेश किया था। जैसे अगर हम देखें तो ये भी बीमारी जो था स्पेनिश फ्लू, ये भी बाहर से ही आया था, जिस तरह से कोरोना वायरस भी जो आया हमारा, तो वो बाहर से ही आया। तो एक तो ये, तो अब देखिए कि स्पेनिश फ्लू को लेकर कई अध्ययन किए गए हैं, लेकिन एक अध्ययन जो हाल फिलहाल में किया गया था वो 2014 में किया गया था, स्पेनिश फ्लू का अध्ययन। इस समय के साथ महामारी की गंभीरता कम हो गई, समय के साथ मृत्यु की औसत समय में भी कमी आई। हालांकि महामारी की अवधि काफी लंबी थी। महामारी का प्रभाव जो था, अगर हम देखें कि इस महामारी जो स्पेनिश फ्लू था वो बेसिकली भारत के पूर्वी भाग में सबसे अधिक अंत में देखने को मिला। तो इस अध्ययन से बहुत सारे चीज सामने आए। स्पेनिश फ्लू कैसे समाप्त हुआ उसके बारे में, और ये स्पेनिश फ्लू की समाप्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों द्वारा निम्नलिखित कारण बताए गए। कि अगर हम देखें कि स्पेनिश फ्लू है और ये कब समाप्त हुआ, कैसे समाप्त हुआ, तो उसके बारे में विद्वानों द्वारा विभिन्न कारण बताए गए। इसमें सरकार के प्रयासों और अनौपचारिक संचार के माध्यम से समय पर लोगों को इस संदर्भ में सूचना प्राप्त हो गई थी, यानी उसमें कम्युनिकेशन का यूज किया गया था, और महामारी के कलकत्ता पहुंचने तक लोग विभिन्न निवारकों, मतलब जो रेमेडीज है वो यूज करने लगे थे, जबकि बम्बई और मद्रास में इसे नहीं रोका जा सका, क्योंकि तब तक लोगों को इसके संदर्भ में जानकारी नहीं थी। अब देखिए, पहले जो था दौर, अगर 18-19 का, तो अब बम्बई से कलकत्ता जाने में अगर ट्रेनें भी जाती थी या बस भी जाती थी या कोई भी चीज जाती थी, तो इतना हाई स्पीड नहीं था। पहले आप उस वक्त वो प्लेन का भी था, लेकिन प्लेन पे भी बहुत कम लोग सफर करते थे, और ट्रेनें भी उतनी तेज तीव्र गति से नहीं थी। तो अचानक जब बम्बई और मद्रास में फैल गया ये बीमारी, तो उसके बाद कलकत्ता पहुंचते पहुंचते तब तक लोग बहुत सारे सतर्क हो गए थे और बहुत सारे नैदानिक उपाय किया था। तो ये था कि इस वजह से धीरे धीरे लोग उससे निपट लिए, यानी वो समाप्त हो गया। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे वायरस एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलता है, तो उसकी क्षमता में भी कमी आती है और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, इसीलिए ये स्पेनिश फ्लू समाप्त हो। एक शोध में ये भी बताया गया कि गर्म मौसम में स्पेनिश फ्लू का प्रभाव काफी सीमित हो जाता है। तो लगभग आप समझ लीजिए कि स्पेनिश फ्लू को लेकर लगभग 1 शताब्दी तक विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए गए, ताकि भविष्य में आने वाले किसी संभावित महामारी से निपटने के लिए रणनीति तैयार की जा सके कि अगर कोई बीमारी होता है तो हम उसको किस तरह से निपट सकते हैं, किस तरह से उसको कर सकते हैं। इसमें बैटरी इसका लगता है।
एक ये था स्पेनिश फ्लू के बारे में। दूसरा है आपको जो हमने बताया कि एक नया ग्रह की खोज की गई है WASP 76b। वैज्ञानिकों ने एक उच्च तप्त एक्सोप्लैनेट, यानी पहले तो हम लोग ये जान लें, आप लोग भी जानते हो कि एक्सोप्लैनेट क्या होता है। एक तो जो सोलर सिस्टम का प्लेनेट है अपना, वो जो आठ ग्रह हैं, आप वो 8 ग्रह के अतिरिक्त जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर में कोई अगर प्लेनेटरी सिस्टम है और वहां कोई ग्रह मौजूद है तो उसको हम लोग एक्सोप्लैनेट कहते हैं, या उसको कह सकते हैं ब्राह ग्रह कह सकते हैं, लेकिन आप उसको इंग्लिश में एक्सोप्लैनेट ही, हिंदी में भी एक्सोप्लैनेट कह सकते हैं। तो ये एक्सोप्लैनेट जो है, तो ये एक्सोप्लैनेट WASP 76g जो है, यहाँ खराब मौसम के बारे में, मतलब कि वहाँ ये बताया गया है कि वहाँ का भी वायुमंडल है और उस तरह से उत्पन्न होता है, और ये हमारे सौरमंडल से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी जो हमारा सौर मंडल है उससे ये 390 प्रकाश वर्ष दूर है, लाइट ईयर। उसी तरह से ये जो ग्रह खोजा गया है, ये जुपिटर की समान एक विशाल गैसीय ग्रह। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में भी टेरेस्टेरियल प्लेनेट होता है और गैसीय प्लेनेट होता है, जो यानी एक स्थलीय ग्रह और जिसको कह सकते हैं आप गैसीय ग्रह। तो ये दो तरह के होते हैं। तो ये भी जुपिटर की तरह, किंतु अपने तारे के चारों ओर बहुत छोटी कक्षा में ये चक्कर लगाते हैं, यानी 2 दिनों में ही ये चक्कर लगा लेते हैं, इतनी तेजी से, इतनी नजदीक से वो अपने जो इसका पेरेंट स्टार है, जैसे कि हमारा सूरज है हमारे ग्रह का, तो उसी तरह से यह ग्रह अपने तारे के चारों ओर इतनी करीब से परिक्रमा करता है कि दिन में तापमान रात की तुलना में 1000 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, और दिन में तापमान जो रात की तुलना में 1000 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, और दिन में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ये ग्रह जो है तो काफी नजदीक में है, मतलब जो भी ये इसका पेरेंट स्टार है उसके काफी नजदीक में। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कृष्ण राज जलाशय के बारे में है। ये कर्नाटक। हेलो सर जो ये आप पढ़ा रहे हैं ना, ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ये स्क्रीन वहीं पे रुक गई है। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आपने पढ़ा। अच्छा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? नहीं सर, ये स्क्रीन पे ये आ रहा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो पढ़ा है ना आपने अभी, वो आ रहा है स्क्रीन पे, उसके बाद नहीं आया सर। अच्छा, ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये सब नहीं आ रहा है? ये सब नहीं आ रहा नहीं सर। अच्छा, ये WASP 76b जो हमने पढ़ा है ये सब नहीं आया? ये स्क्रीन पे नहीं आया सर। अच्छा सर उसको स्क्रीन पे कर दीजिए आप, फिर पढ़ाइए। अच्छा, क्या यहाँ ठीक है? नहीं, आप किसी का स्क्रीन पे नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर। तो वो करा नो सर। सब बोल रहे हैं किसी के स्क्रीन। ये 18। अच्छा, PDF जो वीडियो नहीं ये 18 मार्च का इसका। अच्छा, वो नहीं हुआ। यस सर, अब आया। अब आया। WASP 76b लिखा हुआ है। यस सर, अब आ गया। अच्छा ठीक है, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है? नहीं तो ठीक है। ये सर आपको दे देंगे। बाकी मैं आपको जो डिक्टेट करा रहा था, समझा रहा था, वो क्लियर की आवाज लग रही थी? क्लियर? यस सर, आवाज तो आ गई, वो समझ तो आ गया सर, सही। अच्छा, चलिए आगे हम लोग। तो ये नया ग्रह का खोज किया गया है। बेसिकली इसका महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ जो है ये लिक्विड आयरन का यहाँ रेन हो रहा है इस ग्रह पे। यानी वैज्ञानिकों ने उच्च तप्त एक्सोप्लैनेट WASP-B का पर तरल लोह वर्षा, यानी लिक्विड आयरन रेन, अब इसको हिंदी में अगर आप करें तो तरल लोह वर्षा कर सकते हैं, इसका हिंदी का पता लगाया है।
तो ये एक खोज है, आप समझ सकते हैं। अभी तो हम लोग मार्च में, फिर अप्रैल वगैरह में बहुत सारे वैज्ञानिक खोज हुए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब इसको पीडीएफ, और मैं आपको डेली क्वेश्चन भी देता हूँ इससे, तो आप लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। हेलो, यस सर, क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तो उसका आंसर की भी हम दे ही देते हैं, नेक्स्ट डे आपको मिल जाता होगा। तो फिर उसका विस्तृत रूप से, तो बेसिकली अब है कृष्ण राज सागर जलाशय। तो ये क्यों न्यूज में आया है और क्या है, तो वो देखिए। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित कृष्ण राज सागर जलाशय के में पारे के स्तर में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण के दर में भी वृद्धि हुई है, और अंतर्वाह जल में कमी के कारण जल स्तर में तेजी से कमी आ रही है। मतलब एक तो इसमें है कि ये जो है कॉन्टेमिनेटेड हो गया, प्रदूषित हो गया पारे की वजह से, यानी जो मरकरी होता है पारा, उसके वजह से इसमें तेजी से हुआ। तो और इसमें चूंकि एक तो पारा मिल गया, और ये रिजर्वायर में वाष्पीकरण की दर की वृद्धि की वजह से इसके जो जल स्तर है उसका वो काफी तेजी से कमी आ रहा है इसमें कृष्णराज सागर जलाशय। तो ये आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट से इसलिए संबंधित है कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो रिजर्वायर है, यानी जो भी जलाशय वगैरह है, वो सूखते जा रहे हैं, और वाष्पीकरण की दर भी तेजी से बढ़ रही है, और वो मेन वजह उसका पॉल्यूशन होता है। इसमें ये बताया गया है कि कृष्णराज सागर बांध जो है ये 1924 में कावेरी नदी में बनाया गया था। कर्नाटक के मैसूर एवं पांड्या जिले में सिंचाई के अलावा यह जलाशय मैसूर एवं बेंगलुरु शहर के लिए पानी का भी मुख्य स्रोत, यानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसमें पारा का कंटामिनेशन यानी प्रदूषित हो जाएगा तो फिर पीने में भी दिक्कत होगा, और फिर एग्रीकल्चर में भी तो है ही है दिक्कत। तो ये बात है। इस प्रोजेक्ट की संकल्पना भारत रत्न से सम्मानित मैसूर के मुख्य अभियंता एम विश्वेश्वरैया ने की थी। यानी ये प्रोजेक्ट जो बनाया था, आप जानते हैं एम विश्वेश्वरैया काफी मतलब इंजीनियर थे वो जो। इस प्रकार यह एक प्रकार का गुरुत्व बांध है। इस बांध से छोड़ा गया पानी तमिलनाडु राज्य के सालेम जिले में स्थित मेड्डूर बांध में इकट्ठा होता है, और वृंदावन गार्डन जो है यहाँ इसके पास मतलब इसी जलाशय के पास है। तो ये जलाशय मुख्य तौर पे आप देखिए कि बेंगलुरु और मैसूर शहर को पानी देता है, उसी तरह से बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ एक ये चिंता का बात है कि ये आपका पारा का कंटामिनेशन हो रहा है। और जब हम देखते हैं तो देखिए पारा का कंटामिनेशन सिर्फ हम पीने से ही नहीं होता है। अगर मान लिया हम जलाशय में पी रहे हैं, हो सकता है कि उसको फिल्टर करके या डिफरेंट तरीके से निकाल के भी अगर पिए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है जो जलीय जीव है उस पर पड़ता है। जैसे मछली है, अब वहां से मछली लाया तो मछली में पारे मिल गया, और वो मछली को मानव खाया तो मानव भी कंटामिनेशन हो, पारे से कंटामिनेशन हो गया। और पारा एक ऐसा है कि वो आपको कैंसर का सबसे ज्यादा स्रोत उससे विकसित होता है। तो एक तो ये हो गया। उसी तरह से एक न्यूज अब ये एक था, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस का सामुदायिक प्रसारण, जो अभी आप लोग बार बार न्यूज सुन रहे होंगे और हाल ही में ये न्यूज में आया भी है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, या इसको हिंदी में सामुदायिक प्रसारण जो कोरोना वायरस है इसका कैसे होता है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जानते हैं ICMR ने घोषणा की है कि यह ऐसे लोगों पर परीक्षण करेगा जिसके किसी भी देश में यात्रा का इतिहास नहीं है, अथवा जो प्रत्यक्ष रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए। तो फिर इसका मतलब न तो वो कहीं बाहर गया, न किसी संक्रमित व्यक्ति के सामने आया, फिर भी अगर वो बीमार पड़ गया और उसको कोरोना वायरस है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसका मतलब है कि आपका ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया। कम्युनिटी ट्रांसमिशन में बहुत डिफिकल्टी हो जाता है कि पता लगाना सोर्स का, कि ये सोर्स जो इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ से आया। तो इसमें अगर हम देखें कि ध्यातव्य हो कि विभिन्न देशों में सामुदायिक प्रसारण को
संबोधित करने के लिए अथवा रोकने के लिए विभिन्न मॉडल अपनाए गए। अगर हम देखें कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और विभिन्न देश इसके बारे में क्या क्या कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखें कि विद्वानों का मत है कि भारत में, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि भारत में अभी वायरस के प्रसार दूसरे चरण में है और सामुदायिक प्रसारण का तीसरा चरण है। यानी अभी जो है वो सेकेंड फेज में है और थर्ड फेज जो होता है वो होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। इस संदर्भ में ICMR का निर्णय, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, का निर्णय काफी तर्कसंगत लगता है। तो ICMR का कहना है कि अभी ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है भारत में। तो अब हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में, उसके बारे में हम लोग जाने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सामुदायिक प्रसारण, कम्युनिटी ट्रांसमिशन किसी भी रोग या वायरस के प्रसारण का एक चरण होता है। या इसको हम सरल शब्दों में कहें तो सामुदायिक प्रसारण का अर्थ होता है, उस स्थिति से होता है जब वायरस समस्त समुदाय के स्तर तक पहुंच जाता है और इसके कारण वे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं जिन्होंने न तो कोई किसी अवधि में यात्रा की, न ही वो किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से मिले जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। यानी वो समुदाय में भी फैल गया, जो हमने आपको पहले ही सामुदायिक प्रसारण के बारे में, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में बताया। तो इसके अलावा देश में सोशल डिस्टेंसिंग पर भी काफी अधिक, अभी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम लोग काफी अधिक चर्चा भी सुनते आ रहे हैं। तो वो देखिए, जोर दिया जा रहा है ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे को, अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो इसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन की खतरा कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। उसी तरह से विभिन्न, अगर एक्सपर्ट की माने, विद्वानों की माने, तो यदि एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो जाती है, यानी एक बार कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है, तो इसके संपर्क को ट्रेस करना काफी कठिन होता है। जैसे हमने बताया कि इसके स्रोत कहां से आए, ये करना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि पूर्व में दक्षिण कोरिया की एक महिला जिसने परीक्षण करने से इनकार कर दिया था, उसके कारण 160 लोग संक्रमित हो गए। तो अगर हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है उस तरह से। उसी तरह से अगर हम देखें कि वर्तमान में देश में मौजूदा कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक प्रसारण की क्या स्थिति है, तो अब तक भारत में पाए गए अधिकांश मामलों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का कोई न कोई यात्रा इतिहास रहा, यानी ट्रेवल हिस्ट्री रहा कि कहीं से कहीं वो करके आए हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में आए हैं जो वायरस से संक्रमित रहा हो। अभी तक जो मोटे तौर पे था, ये अभी का मतलब ये हो गया कि मार्च, आप समझ लें कि ये 20-22 मार्च तक का है, यानी मार्च का है ये। अब ये मार्च खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अप्रैल में जाएंगे तो अप्रैल में देखेंगे क्या। ये उदाहरण के लिए अगर इटली से पर्यटक में जैसे एक समूह गया था जिसमें ड्राइवर भारत के समूह में, उसमें 17 लोग संक्रमित थे। वहीं दूसरी ओर आगरा में कुछ मामलों में विदेश यात्रा पर कोई ना कोई इतिहास था, यानी आगरा में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए जो कम से कम विदेश यात्रा के। बीते सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी, चूंकि यात्रा से संबंधित मामलों के अलावा कुछ मामले देखे गए, इसीलिए इस वायरस से निपटने के लिए इस कार्य में जिला कलेक्टरों और राज्य को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब चूंकि ऐसे भी हो गया है कि आप जानते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी प्रक्रिया की जा रही है ताकि इस कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके या कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। तो अब हम देखेंगे कि ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर के अगर हम देखें कि निजी अस्पताल या निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है, तो निजी अस्पतालों के मामले में निजी अस्पतालों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि मरीजों को इलाज के अलगाव, मतलब इलाज में जो आइसोलेशन होता है ना, आइसोलेशन का जो मानक जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको अपनाया जा सके। इस संदर्भ में सबसे ज्यादा जो चिंता का विषय है
कि इतनी बड़ी महामारी है जिसमें देश ये बहुत सारे लोग हैं इससे प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है, उसके बावजूद भी इसमें मुनाफाखोरी एक बहुत बड़ी विषय का चिंता है। और इसमें निजी अस्पताल इसमें काफी इस तरह से मुनाफाखोरी कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस के बारे में आप न्यूज में देखा होगा कि 5,000 रुपये ले रहे हैं टेस्ट के लिए, जबकि सरकार इसका टेस्ट फ्री करा रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ने कहा था कि जो भी हो इसका टेस्ट फ्री होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें कि निजी क्षेत्र में वायरस परीक्षण का अधिकार है कि वायरस के बारे में वो टेस्ट कर सकता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि ये 5,000 या 4,500 रुपये नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भारत के कोरोना से लड़ने में। तो ये एक मोटे तौर पे था। इसके अतिरिक्त जो आगे होगा वो आगे बेसिकली हम लोग कल संडे को फिर करेंगे। तो उसमें हम लोग हेलो यस सर हाँ सुन रहे हैं? यस सर आ रही है। तो कल हम लोग जो अब थोड़ा सा मार्च का लगभग आपका पूरा हो गया 20 से 25 तक का, उसके बाद भी लास्ट मार्च का कुछ बचेगा तो वो अप्रैल में हम लोग अप्रैल से शुरू करेंगे, ठीक है? तो मार्च का 2-4 होगा वो करेंगे। और उसमें बेसिकली जो अभी हमने बताया जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन बताया या एक्सोप्लेनेट बताया और सब चीज जो हम लोग आज चर्चा किए, इस चर्चा के विषय में यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो या कुछ हो तो वो आप बता सकते हैं। सर ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट आपने बताया 1860, इसमें सर कौन सी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है? देखिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है? यस सर। आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में भी जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में क्यों बना, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग ध्यान दें, ठीक है? तो ये 1860 में आप जानते हैं कि 1857 में क्या हुआ था? रिवोल्ट हुआ था सर। रिवोल्ट हुआ था। तो रिवोल्ट हुआ था तो उस वक्त अंग्रेजों का ये मानना था कि बहुत सारे जो सोसाइटी थे, संगठन थे, संस्था थे, उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह को बढ़ावा दिया, ठीक है? और ये विद्रोह को बढ़ावा देने की वजह से ही ये विद्रोह हुआ 1857, और जिसके वजह से हमारे सत्ता को खतरा हो गया। तो इसके बाद ही बहुत सारे, तो 57 में जैसे ही विद्रोह उसके बाद समाप्त हुआ तो 1860 में फटाक से इसको एक्ट बना दिया गया, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत ये है कि आपको सोसाइटी अगर कोई बना रहे हैं तो इसको रजिस्टर्ड करना होगा, इसको इसमें इसके जो मेंबर हैं वो कौन है, ट्रस्टी कौन है, ये सारा आपको एक एक करके डिटेल देना होता है। मोटे तौर पे जितने भी एनजीओ हम लोग देखते हैं आजकल, ठीक है? तो जो एनजीओ होता है वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 के तहत बना होता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो एनजीओ है वो फिर एनजीओ में जो फंडिंग होता है वो फंडिंग भी अभी आप देखे होंगे कि FCRA होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट होता है, तो वो भी काफी 2010 में फिर आया, फिर उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए। तो बेसिकली ये जो 1860 सोसाइटी एक्ट है, इसके तहत वो स्टेटस उसका हो जाता है कि ये एक सामाजिक संस्था है जो समाज के लिए काम कर रहा है। उसमें उसका वो भी उसका आप देखेंगे मेमोरेंडम जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि हम सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, यानी हम सिर्फ समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, हम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इस तरह से कुछ होता है। तो अब उस तरह से जब होता है और अगर कोई संस्था इस तरह से बनती है और फिर वो सरकार के खिलाफ ऐसा कार्रवाई करती है या विद्रोह उस तरह से, तो फिर या तो सरकार उसको उस संस्था को बैन कर सकता है या फिर उसका जो फंडिंग है उसको रोक सकता है, ठीक है? तो ये मामला बहुत सारे चीज आप देखेंगे विगत वर्षों में, जो पिछले अगर 5 साल बैकग्राउंड में हम लोग देखें तो जैसे एक संस्था था इंसाफ, उसके फंडिंग को रोक दिया गया था। उसी तरह से आपको याद होगा कि ग्रीन पीस एक बहुत बड़ी संस्था है जो इन्वायरमेंट पे काम करती है, ठीक है? तो उसको भी रोक दिया गया था। इंटरनेशनल संस्था है लेकिन उनको रोक दिया गया था। मतलब उसको ये बताया गया था कि बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया में कुछ काम कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे मतलब इसमें है कि इसमें प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं 1860 में कि आप सरकार के खिलाफ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अंग्रेज को डर था। और वही 1860 का अभी भी ढोके हम ढो रहे हैं, जबकि अब ऐसा है कि जब स्वस्थ लोकतंत्र है तो इसमें कुछ संशोधन होनी चाहिए, ठीक है? ये था। और
हाँ, और इसमें मोस्टली सर सामाजिक संस्था ही आएगी, तो हाँ, वो समाज के लिए काम करेंगी, हाँ, वही बिल्कुल। रजिस्टर्ड होती है। हाँ, ओके बिल्कुल। सर, ओके, थैंक यू सर। और कुछ अगर पूछना हो और सर आपने बोला था कि हेलो, हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ सर, आपने बोला था कि लास्ट में इंडो पैसिफिक और एशिया पैसिफिक में डिफरेंस करेंगे। हाँ हाँ, चलिए चलिए, ठीक है। इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, चलिए इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वैसे ये ज्योग्राफी का ही टर्म है, और जियो पॉलिटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वैसे तो पता नहीं आप लोग के कुछ लोग का ऑप्शनल भी होगा ज्योग्राफी, या बाकी जीएस में तो ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। तो खास करके जब इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं जो हमारा एशिया है, इसमें दो बड़े जायंट्स, दो बड़े ताकतवर कंट्री है, एक तो चाइना, एक इंडिया, जो उभरता हुआ है, आप जानते ही है। तो इन दोनों के बीच हमेशा, मतलब समझिए कि अपनी वर्चस्व की लड़ाई होती रहती है वैश्विक स्तर। तो एशिया पैसिफिक नाम आप लोगों ने सुना होगा। एशिया पैसिफिक में मतलब जो कंट्रीज आते हैं, तो एशिया और पैसिफिक, मतलब जो पैसिफिक कंट्री जो है। अब आप पैसिफिक की अगर जिक्र करेंगे तो पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, एशिया और प्रशांत, तो वो प्रशांत महासागर हो गया। और प्रशांत महासागर से जुड़े हुए प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारा, यानी कि जापान हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, अगर आप ज्योग्राफी का मैप अगर देखें तो ये सब, और पैसिफिक, यानी कि ये दोनों मिलकर, इसमें क्या हो जाता है कि चाइना का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया जो पैसिफिक ओशन से नहीं जुड़ा हुआ है, इंडिया पैसिफिक ओशन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसमें भारत का प्रभाव कम हो जाता है। तो इसके लिए चाइना और अदर संगठनों ने मिलकर ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र, और ज्योग्राफिकली देखें हम लोग तो इसमें पूरा प्रशांत महासागर हो गया। प्रशांत महासागर का कुछ अगर ब्राजील के तट के उस साइड का छोड़ दे, तो ये पूरा जो आप देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया से ऊपर से लेके और पूरा जो अमेरिका, यानी प्रशांत महासागर का पूर्वी किनारा, यानी यूएस, चाइना, और जो पैसिफिक कंट्री है जापान वगैरह, तो इसमें लीड जो करेगा, जो ताकतवर जो होगा एशिया, चूंकि एशिया पैसिफिक नाम दिया है इन्होंने, तो एशिया को जो यहाँ लीड कर रहा है वो चाइना का। और चाइना इसमें एशिया पैसिफिक की हम बात कर रहे हैं, तो एशिया पैसिफिक में चाइना लीड कर रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ क्या है कि लैंड पावर, जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, लैंड पावर होता है, सी पावर होता है। तो चाइना अगर देख रहा है तो चाइना लैंड पावर से जो, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना रोड एंड बेल्ट बना रहा है जिसको यूरोप तक वो ले जाएगा, तो वो यहाँ तक वो चाइना की विस्तारवादी नीति है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी कूटनीतिक ये की, जिसमें इन्होंने इंडो पैसिफिक नाम दे दिया। अब इंडो पैसिफिक अगर हम देखें तो जो इंडोनेशिया मलेशिया, जो विश्व का मैप आप देखते हैं, तो इंडोनेशिया मलेशिया के बाद जो पैसिफिक ओशन है और इंडियन ओशन है, वो दोनों वहां मिलता है। तो इंडो पैसिफिक जो दे दिया, तो वो पूरा पैसिफिक ओशन, और इंडो मतलब इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में कहां तक आ गया आपको, इंडियन ओशन का वेस्टर्न पार्ट, यानी कि अफ्रीका का पूर्वी क्षेत्र तक आ गया। अब ये पूर्वी क्षेत्र और वो पूरा प्रशांत, यानी ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरा प्रशांत महासागर, यानी इंडो पैसिफिक, ये सारा महासागर के बीच में जो भी देश पड़ता है वो मोस्टली आपको सागर में ही पड़ता है। इसमें लैंड की कमी है, लैंड नहीं है, लेकिन इसमें इंडिया स्ट्रेटेजिकली हो जाता है, चूंकि वो इंडियन ओशन हो जाता है। और इंडियन ओशन में जो मोस्ट जो पार्ट है आपका, इंडिया से लेकर मालदीव तक अगर देखें, तो इसमें भारत का प्रभाव है, और भारत का प्रभाव है। तो अब यहाँ पैसिफिक ओशन, अब पैसिफिक ओशन चूंकि यूएस से जुड़ा हुआ है, यूएस से जुड़ा हुआ है, यूएस का जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर आप ये देखें तो यूएस का वेस्टर्न पार्ट जो पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट से मिलता है। तो यूएस, इंडिया और जो अदर कंट्रीज हैं इसमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, या जो छोटे छोटे कंट्री जो द्वीप समूह है इंडियन ओशन में, जैसे कि आप इधर देखें मेडागास्कर वगैरह, तो ये सारा एक आ जाता है। तो ये एक अलग ग्रुप बन गया, तो इसको इंडो पैसिफिक नाम दिया गया। अब इंडो पैसिफिक का लीड कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, यूएस दोनों में है, लेकिन वो यूएस तो ऑलरेडी अपने आप को सुपर पावर समझता है, लेकिन यहाँ इंडिया लीड कर रहा है, इसीलिए इंडो पैसिफिक जो है वो इंडिया के लिए बेहतर है। तो ये बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच की रिवाइवलरी। अगर आप एशिया पैसिफिक की बात करें तो उसमें चाइना का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, इंडो पैसिफिक की बात करें तो इंडिया का रोल महत्वपूर्ण। बाकी इसको अगर मैप पे देखेंगे तो और अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं।
चलिए, और कोई क्वेश्चन? हेलो? नो सर। नहीं सर, आज तो कोई क्वेश्चन। ठीक है, बाकी फिर हम लोग तब कल मिलते हैं 1:35 बजे। यस सर। ठीक है, तो बाकी आप लोग जाइए, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। ओके और सर। ओके। कल हम कोशिश ये करेंगे कि ये पीडीएफ और ये जो है इसको हम पीपीटी पे बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको हम समझा रहे हैं, जैसे कि आज हम आपको इंडो पैसिफिक समझाया या एशिया पैसिफिक समझाया, तो वो मैप पे देके बता देंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। यस सर, यस। ठीक है, तो चलिए, तो आज का लेक्चर कैसा रहा, आप लोगों का फीडबैक कैसा रहा, बताइए। सर अच्छा पढ़ाते हैं और समझ आती है, क्लियर हो जाती है सर चीजें। चलिए ठीक और है। सर जैसा आप पढ़ा रहे हैं ना दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 साल से इसी तरह से करंट अफेयर्स फॉलो करता हूँ सर। मैं हिंदू है जैसे, और सर हाँ। विजन की जो मैगजीन होती है मंथली, सर मुझे याद आ गया, जो विजन की मंथली मैगजीन होती है सर, उसको फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन होती है सर वो विजन की। देखिए, आप कोई भी अच्छा मैगजीन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके देखिए, सर। एक होता है कि आप उसमें कोई भी, अगर देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो उसको पूरा एनालिसिस करके ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधा यस ये सर। नहीं कि बस ये यहाँ हो गया, ये खोज हो गया, ये खोज हो गया, वो आप इसमें नहीं कर सकते। यस सर। ठीक है, तो एनालिटिकली तरीके से पढ़िएगा तो एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बल्कि समझिए कि अगर ज्योग्राफी से पूछ रहा है, इकोलॉजी से पूछ रहा है, इन्वायरमेंट से पूछ रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछ रहा है, तो ये सारा का सारा जो है आपको वो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड रहता है, वैसे नहीं पूछेगा। यस सर। सर जैसा आप पढ़ा रहे हैं ना, उसी तरीके से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और सर 10 क्वेश्चन डेली करंट अफेयर से करता हूँ सर। पहले तो 2-3 क्वेश्चन बने थे, लेकिन अब 8 के आसपास स्कोर हो जाता है। तो अभी देखिए, अभी हम 5 भेजते हैं रोज आपको क्वेश्चन, यस सर। तो वो क्वेश्चन का क्वालिटी कैसा रहता है और कैसा आप लोग का उसमें लग रहा है? सर यूपीएससी स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है वो, और जो चलता है उसी हिसाब से सर बेटर क्वेश्चन है वो, मुझे ठीक लगते हैं। आपको बता दूं कि 2016 में जब हम ये क्वेश्चन बना रहे थे, ये क्वेश्चन ऑफ द डे बनाते थे हम लोग एक बार, तो यस सर। उसमें तकरीबन 6 महीना 6 या साल भर का क्वेश्चन था। उसमें तकरीबन हम लोगों ने एक क्वेश्चन डेली करके देते थे। उसमें साल भर के क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया यूपीएससी में, सेम टू सेम। और ये आप तो लोग जो को आश्चर्य होगा कि मतलब हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि उसी तरह से बाद में हमने स्टूडेंट को दिखाया कि ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से पहले ही बता दिया। तो आप लोगों को, हाँ, सेम टू, लगभग सेम टू सेम, हल्का फल्का सेम टू सेम वैसा तो नहीं होगा, लेकिन लगभग वही पॉइंट जो अभी आपको हम बता रहे हैं या जो हम उसको बता यस रहे हैं, सर उसको समझ रहा हूँ। माइन्यूट वो गलती कर देता है। और वही आपको, इसलिए आंसर की जो हम देते हैं तो आपको उसमें व्याख्या के साथ दें, ठीक है, ताकि आपको और क्लियरिटी ओके आए। सर। ठीक है, सर आप अच्छा चलिए ठीक अच्छा है बता फिर। रहे हैं सर, आप नो डाउट। थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए थैंक यू सर। चलिए। चलिए धर्मेंद्र जी, क्लास खत्म हो गए। कैमरे